नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी में। मैं हूं आपके साथ अली अब्बास नकवी। कुछ भी बोलने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक हमारी एनडीटीवी की कुछ दिन पहले की न्यूज़ दिखाता हूं। आप देखेंगे ये 30 जनवरी 2023 की न्यूज़ है, जिसमें लिखा है 61 किल्ड, 61 लोग मर गए, 150 से ज़्यादा जो है इंजर्ड हो गए। तालिबान सुसाइड अटैक। जो तालिबान का सुसाइड अटैक था वो पाकिस्तान की एक मस्जिद में। ये तो सिर्फ एक मैंने आपको इस बिना पे ये दिखाया है कि ये जो टेररिस्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो शिया मस्जिद हैं या सूफीज की जो दरगाह हैं वहां पर ये अटैक करते हैं, और जिसको शिया और सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट भी कहा जाता है। लेकिन आखिर क्या शिया और जो जो सुन्नी होते हैं, जो क्या हर तरीके के जो सुन्नी होते हैं, जिसमें चाहे बरेलवी भी हों, जो सूफीज्म वाले हों, वो सारे लोग भी क्या एक तरीके से शिया के दुश्मन होते हैं, जिसकी बिना पे ये सालों से एक तरीके से जंग कहें या ये कहें कन्फ्लिक्ट जो है, एक तरीके से कहा जाए एक नफरतें हैं, जो जो एक तरीके से ये देखा जाता है कि मस्जिदों पे हमला होता है। और तो क्या है वो सारी चीज, उस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ खुद एक बहुत ही बड़े वरिष्ठ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर अखलाक उस्मानी साहब। अखलाक साहब का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी में। अखलाक साहब, सबसे पहले तो जिस तरीके से अभी ये पाकिस्तान ने जिस तरीके से ईरान के ऊपर फिर से एक हमला किया है, लोग उसको शिया सुन्नी का एक जंग के रूप में कह रहे हैं। सबसे पहले तो बताइए वो है क्या असल में सिर्फ शिया सुन्नी कहा जाए इसे, या इस सुन्नी लफ्ज को हटा के कौन है वो मेन लोग जिनकी वजह से ये शिया और सुन्नी की जो एक नाम है वो भी बदनाम है? बहुत शुक्रिया अली अब्बास साहब। देखिए, जहां तक ईरान और पाकिस्तान का जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें तीन फैक्टर हैं जो काम कर रहे हैं। पहला एथनिक आइडेंटिटी का है, यानी जो बलूचिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो लोग, उनका बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान का, करीब आप ही समझिए 60% उसका जो भूभाग है, अगर आप मेरे पीछे मैप में देख पा रहे होंगे, ये जो 60% भूभाग है ये पाकिस्तान में आता है, करीब 10% अफगानिस्तान में आता है, और करीब 30 से 35% ये पूरा लैंड ईरान में आता है। तो ये इसका एक जियो पॉलिटिकल इश्यू हो गया। जो एथनिक इश्यू है वो ये कि बलूची पठान हैं और ये अपने लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। और तीसरा ये कि इसके पीछे जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है उसको शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट का नाम दिया जा रहा है। जैसा कि जो 30% 35% भूभाग, जैसा मैंने आपसे कहा, बलूचिस्तान, उसके साथ सिस्तान नाम का भी एक एरिया इसमें शामिल किया जाता है। और ईरान के जितने राज्य हैं उसका जो बॉर्डर पाकिस्तान के साथ 900 किलोमीटर का शेयर होता है, वो 100% यानी पूरा का पूरा 900 किलोमीटर बलूचिस्तान से ही बटता है। तो ये जो रिसेंट विवाद आप देख रहे हैं, ये विवाद, ईरान का ये कहना है, जो सच्चाई भी है, कि पाकिस्तान से बहुत से बलूची आतंकवादी ईरान में सिर्फ गड़बड़ियां ही नहीं कर रहे बल्कि बड़े आतंकवादी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा नाम सामने आता है, जैसा मैंने आपसे कहा, जैशल उदल या जैशल अदल, दो नाम हैं अरबी में, आप उसको अदल पुकार सकते हैं। ये 2012 में बना। ईरान, जापान, अमेरिका, न्यूजीलैंड ने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा है और कई हमले इसने ईरान में किए हैं। एक ईरान में ऑर्गेनाइजेशन, करीब ईरान में बलूचिस्तान नाम के देश की आजादी की मांग करने वाले करीब 8 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, या 8 मिलिशिया ग्रुप हम कह सकते हैं, जो कि डेवलप है। और इसमें सबसे बड़ा नाम जैशल अदल का है, उसके बाद अंसारुल फुरकान का है। तो ये बड़े हमले, जिसमें मैंने आपसे कहा कि 2012 में इन्होंने एक बहुत बड़ा अटैक किया था, जिसमें ईरान की जो बहुत इलीट IRGC, इस्लामिक ईरान रेवोल्यूशनरी जो गार्ड्स है, उसके 10 जवानों को मारा था। 25 अक्टूबर 2013 को इन्होंने फिर सारावान शहर में 10 गार्डों को मारा। इसके अलावा 16 अक्टूबर 2013 को इन्होंने फिर 16 बलूची कैदियों को फांसी देकर ईरान ने इसका बदला चुकाया था। तो जैशल अदल जो है उसके ऊपर ईरान के बड़े गंभीर आरोप हैं, और ईरान का ये कहना है कि पाकिस्तान शायद बहुत गहरी कठोर कार्रवाई नहीं कर रहा था, इसलिए उसे मिसाइल अटैक करना पड़ा। यहाँ दो महत्वपूर्ण बिंदु और हैं अली, मैं आपसे चाहता हूं कि आपके माध्यम से दर्शक जाने। 13 जनवरी 2024 को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तेहरान का दौरा किया और ईरान ने 14 जनवरी को अटैक किया, यानी सिर्फ एक दिन बाद। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो ये कि ये हमला सिर्फ ईरान ने पाकिस्तान पे नहीं किया,
ऐसे ही मिसाइलें उसने इराक में दागी हैं और ऐसे ही उसने सीरिया पे दागी हैं। तो हाँ ईरान जी। अपनी आंतरिक सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए कर रहा है। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि सिर्फ इसमें मसलकी नफरत सिर्फ फैक्टर नहीं है, यानी हुँ, सिर्फ हुँ, शिया सुन्नी विवाद नहीं है, इसमें हुँ। जियोपॉलिटिकल और एथनिक क्वेश्चंस भी हैं। अच्छा, वहीं हम इसमें बात देखें तो खुद 2000 जब 19 के अंदर भी जब ये देखा जाए 13 फरवरी 2019 में जब यही जैश उल अद्ल जिसे ईरान के जो लोग हैं वो जैश उल जहन्नुम भी कहते हैं, वो उनकी तरफ से एक जो बस थी उसमें एक अटैक किया गया जिसमें आईआरजीसी के 27 लोगों की डेथ हो गई थी। तो ये सबसे बड़ा हमला माना जाता है, जिसके बाद ईरान की तरफ से भी आईआरजीसी के जो कमांडर थे उन्होंने भी एक साफ तौर पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी लेटर से लेके इनफैक्ट ये भी कहा था कि इस पे आप कोई सख्त कदम उठाइए, अदरवाइज आपको बहुत बढ़िया हाँ हैवी एक तरीके से आपको इसका फैसला उठाना पड़ जाएगा। और वहीं अखलाक साहब ये दूसरी जो मसला है उसके बावजूद भी अभी जो 15 दिसंबर यानी जब जिस वक्त ईरान एक तरीके से कहें फिलिस्तीन के साथ भी थोड़ा समर्थक करता हुआ था, उसी वक्त में 15 दिसंबर के वक्त में एक बार और हमला होता है जिसमें 11 बलूचिस्तानी जो अपने ईरान की तरफ से जो लोग थे वो 11 लोगों की असैसिनेट हो गए थे, जिसका बदला ईरान ने कहा है कि हमने अब ये जो पाकिस्तान में जो मिसाइल जो उन्होंने दागी थी वो उसका बदला था। तो क्या मानते हैं आप कि जिस तरीके से क्योंकि इराक में भी आपने जिस तरीके से बताया साफ तौर पे हमले हुए हैं जो क्योंकि वहां उन्होंने कहा है कि जो मोसाद का एक गढ़ था उसके ऊपर हमने हमला किया है, वहीं सीरिया के अंदर भी जो कहा गया है कि जो आईएसआई के जो लोग थे उनके ऊपर हमला किया और इनफैक्ट यही नहीं कासिम सुलेमानी की जब असैसिनेट के बाद भी उन्होंने ऐसे कई हमले किए। तो क्या मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये जो देखा जाए कि ईरान अपने क्षेत्र में चाहे को एक सुरक्षित रखना चाहता है और इनफैक्ट उसमें वो शिया सुन्नी नहीं रखना चाहता? देखिए, ईरान कभी भी अपनी रीजनल सिक्योरिटी में उसने कभी भी शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। इसे मैं ईरानी डिप्लोमेसी की होशियारी कहूं या उनको लगता है कि इस्लामिक वर्ल्ड में चूंकि सुन्नी बहुमत में है और जो दुनिया में कहा जाता है कि 50 से ज्यादा इस्लामी देश हैं, उसमें 3 देशों को छोड़कर 4 देशों को छोड़कर शिया कहीं भी बहुमत में नहीं है। तो कभी भी ईरान की डिप्लोमेसी से बेवकूफी की बात नहीं कही गई है कि ये शिया सुन्नी विवाद है। हाँ। जहां तक आईआरजीसी पर लगातार अटैक और उसके बाद जैश उल अदल की जो बात आपने कही है, हाँ। जैश उल अदल ने सिर्फ ऐसा नहीं है कि ईरान का ही आरोप है, जैश उल अदल और जैश उल फुरकान ने इस बात की कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है कि फला अटैक हमने किया है। अभी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 3 जनवरी को जब ईरान के सुप्रीम आईआरजीसी के सुप्रीम कमांडर कासिम सुलेमानी साहब, जिनको 2020 में अमेरिका ने एक ड्रोन अटैक में शहीद कर दिया था, कासिम सुलेमानी साहब को के मजार पर 3 जनवरी 2024 को जब सब लोग शोक मनाने के लिए जमा हुए थे, तो 103 लोग टेररिस्ट अटैक में और दो पेट्रोल के कनस्तरों में विस्फोट करके करीब 103 लोगों को मार डाला गया। ईरान को डाउट है कि इसके पीछे भी जो है वो बलूची टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन शामिल हो सकते हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। खुद पाकिस्तान में 9 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो बलूचिस्तान की आजादी को लेकर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस को भी ऐसा लगता है कि उन्हें ईरान से सपोर्ट मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही पेचीदा विषय है और मैं इसे बार-बार जो कहना चाह रहा हूं आपसे कि ये कहीं भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जियोपॉलिटिकल इशू ज्यादा है। हाँ, ये मैं जरूर मान सकता हूं कि जिन लड़कों को सुसाइड बॉम्बिंग के लिए तैयार किया जाता है, उसके पीछे वहाबिज्म की आइडियोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये इस पूरे खित्ते का, इस एरिया का ये एक दुर्भाग्य रहा है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं को लेकर और जन्नत में जाने का जो कंसेप्ट है, ये वहाबिज्म की एक डेडली आइडियोलॉजी है और इसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा किया है। ये भी माना जाता है कि ईरान को डिस्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तान से बलूची और ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल भी कर सकते हैं। ये भी आरोप है। अच्छा, एक अखलाक साहब एक चीज और भी जरा इससे मैं आपके समझ चाहूंगा कि सिर्फ एक पाकिस्तान की बात देखी जाए या हम देखें कि एक तालिबान में जहां पे शिया मुस्लिम या मस्जिद जो होती है उन पे हमले किए जाते हैं,
एक वक्त था कि इराक के अंदर भी जब सद्दाम का राज था या ऐसा जब हमने देखा कि एक तरीके से शियाओं पे वहां हमले होते थे, अदरवाइज देखा जाए तो इतनी कंट्रीज हैं उस पे इतना शियाओं पे हमले नहीं किए जाते हैं। इनफैक्ट सिर्फ ये 2 कंट्री, पाकिस्तान की बात करें या तालिबान की भी हम बात करें, वहीं पे सबसे ज्यादा ये हमले देखे जाते हैं जहाँ पे शिया मुस्लिम पे हमले किए जाते हैं। क्या एक चीज माना जाए कि जो गढ़ है आतंकवाद का वो सिर्फ वहीं पे से ही उबच हो रही है, जो सारी की सारी जहाँ पे पहुंच रहा है सारा इसका कनेक्शन? देखिए, टेररिज्म का गढ़ तो वहाबिज्म की आइडियोलॉजी है। अब आप उसकी प्रयोगशाला कहाँ बनाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो जो इस आइडियोलॉजी को जो पंप किया गया है, वो सऊदी अरब से पिछले 50 सालों से इस आइडियोलॉजी को बहुत पंप किया गया। आमतौर पर जब भी हम इस आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो सऊदी अरब को जो है स्पेयर कर दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक पूरी दुनिया मिलकर, जिसको हम वहाबी आइडियोलॉजी कहते हैं, जब तक इसके काउंटर के लिए काम नहीं करेगी, पूरी दुनिया तकलीफ में रहेगी। जिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को यह ठेका दिया जाता है कि वो शिया मस्जिदों पर या शिया धार्मिक मान्यता स्थलों पर या शिया इमाम बाड़ों पर हमला करे या मज़ारों पर हमला करे। उसमें एक अखलाक साहब एक पैगंबर भी थे, उनकी भी कब्र जो एक तरीके से निकली थी उसको भी तोड़ा था आईएसआईएस की तरफ से भी, या इनफैक्ट कई जो सहाबी मोहम्मद साहब जो थे उनकी भी कब्र जिस तरीके से देखा है कि तोड़ के मज़ारों को ढा के गया गया। तो यानी ये सब भी एक उसमें एक आता है कि यानी इनफैक्ट सिर्फ शियाइज्म से ही नहीं, यानी जो सूफीज्म जो या जो मज़ार या जिस तरीके दरगाहों को मानते हैं उनको भी वो टारगेट करते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है। हजरत जैनब का जो मज़ार है दमिश्क सीरिया में, उसके ऊपर कई बार हमले किए गए। इतना ही नहीं, जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जो कंपेनियन रहे हैं खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनके मज़ार के ऊपर होम्स में, जो उनका शहर है सीरिया में, उसके ऊपर बहुत सारे अटैक किए गए। और अदी बिन हुज्र, ये एक प्रॉफिट मोहम्मद साहब के कंपेनियन थे जिन्होंने हजरत अली का बहुत साथ दिया था। उनका तो कब्र खोदकर और उनका जो पार्थिव देह है उसको वो नामालूम जगह पर लेकर चले गए। तो ये आपने सही कहा कि जो मज़ार है, वहाबी आइडियोलॉजी उसको एक बुत परस्ती से कंपेयर करती है कि ये वैसे ही है जैसे कि मूर्ति की पूजा करना। क्योंकि वो इन दोनों आइडियोलॉजी को मिला के देखती है, इसलिए वो कहती है कि हम मूर्ति पूजा इस्लाम में नहीं आने देंगे। हालांकि मेरा ये कहना है कि ये सिरे से गलत बात है, इसका कोई तुक नहीं है। परंतु जो लड़के तैयार किए जाते हैं उसके पीछे उनको जो लॉजिक दिया जाता है वो ये कि ये इस्लाम में बिगाड़ की वजह है, और इसकी वजह से कोई भी जो नौजवान लड़का है वह मरने के लिए तैयार हो जाता है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सुन्नियों के नाम से जो सलफी या वहाबी या जिसको ये जो आइडियोलॉजी के लोग हैं, इनको तैयार इसी बात पे किया जाता है कि इस्लाम में आए हुए बिगाड़ को हमें ठीक करना है और इसके लिए हमें शियाओं और सूफियों पे हमले करने होंगे। नहीं वही, लेकिन एक चीज और भी देखें अखलाक साहब कि ये सिर्फ और सिर्फ शिया और सिर्फ सूफीज पे ही बात नहीं है। हम देखें पाकिस्तान के अंदर खुद एक पेशावर स्कूल का हमला हम अभी नहीं भूले होंगे, जहां पे तकरीबन 132 मासूम बच्चों की जान ले ली गई थी स्कूल में, उनको भून दिया गया था। वहीं अगर हम देखी जाए बात अखलाक साहब कि हिंदुस्तान के अंदर भी जिस तरीके से हाफिज सईद की बात करें, ये जो कितने हमारे टेररिस्ट खुद मुंबई में हमला हुआ, तो वो तो सिर्फ सिर्फ शियाओं से, तो वो शिया तो नहीं, यहाँ पे तो नॉन मुस्लिम्स भी, उन सब पे भी, यानी एक तरीके से उनकी क्या वो मानसिकता है जिसमें वो हर एक जो इंसानियत को ही भूल जाते हैं और किसी भी इंसान का कत्ल कर देते हैं। देखिए, वहाबिज्म का एक जो कोर आइडियोलॉजी है जिसके अंदर एक महत्वपूर्ण शब्द है वो है डेस्टिन्ड टू किल, जिसको हम कहेंगे अरबी में उसका शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वाजिबुल कत्ल। और वाजिबुल कत्ल जो टर्मिनोलॉजी वहाबिज्म ने डेवलप की है वो बहुत डेडली है। उसका तात्पर्य यह है कि जो हमारी विचारधारा को नहीं मानता उसे मरना होगा, और इसी के आधार पर इन्होंने ये पूरी टेररिस्ट और आइडियोलॉजी को खड़ा किया है। इसलिए अब जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया तो सलफी या वहाबी है नहीं, तो जो कोई भी बच गया उस पर टेररिस्ट और हमले करने के लिए ये नौजवानों को तैयार कर लेते हैं। तो उसी जद में वो सभी सभ्यताएं, वो सभी धर्म और पंथ आ जाते हैं जो इनका नैतिक समर्थन नहीं करते हैं। तो जब भारत पे अटैक किया जाता है तो तब भी यही दलील दी जाती है, और जब ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान या इस पूरे एरिया में शिया या सूफियों या अहले सुन्नत के ऊपर हमला करते हैं तब भी यही दलील दी जाती है। ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक विचारधारा है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इसके बारे में अधिक से अधिक जानने की आवश्यकता है, क्योंकि ये भारत समेत इस पूरे एशियाई, साउथ एशियन रीजनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। हाँ,
वहीं अखलाक साहब, मैं इसमें थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा मैं कि आखिर ये शिया और सुन्नी का जो, क्योंकि जब इस्लाम में अल्लाह एक है, वो सभी कोई भी हो मुसलमान वो सब अल्लाह एक मानते हैं। मोहम्मद साहब वो सब मानते हैं कि पैगम जो इस्लाम में जो पैगंबर आए टोटल 1,24,000 पैगंबर आए, जो सबसे पहले हजरत आदम जो आदम दुनिया जानती है पहले पर्सन थे दुनिया में, आज हजरत आदम को पहले मानते हैं, और आखिरी जो मोहम्मद साहब को वो अपना पैगंबर मानते हैं, जो उनसे पहले हजरत ईसा को भी वो अपना पैगंबर मानते हैं मुस्लिम में। वहीं जब सब एक चीज है, किताब भी आपकी भी कुरान है, सुन्नी भी यही सब चीज मानते हैं, शिया भी एक चीज मानते हैं, तो फिर कहाँ वो कॉन्फ्लिक्ट आता है, वो क्या चीज है, वो थोड़ा डिस्क्राइब में कीजिए। देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो लड़कों को तैयार करते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा, उसके पीछे जो सबसे बड़ी दलील दी जाती है वो यह है कि ईश्वर एक है, और वह उस ईश्वर को एक के साथ में अगर कोई किसी को सम्मिलित करता है तो हम उसको मार डालेंगे। ये इसकी बेसिक आइडियोलॉजी है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि किसी भी तरह के की विचारधारा जो इनको समर्थन नहीं करती है, उस विचारधारा के प्रति इनका हिंसक रवैया रहता है, और ये वहाबी आइडियोलॉजी का कोर है। मैं इसमें एक किताब को आपका रेफरेंस के लिए बताना चाहूंगा कि इब्न अब्दुल वहाब, जिसने ये आइडियोलॉजी दी थी, जिसके नाम से वहाबिज्म शब्द चला है, उसकी जो किताब है तौहीदुल किताबुत तौहीद, उस किताबुत तौहीद यानी अंग्रेजी में कहेंगे बुक ऑफ मोनोथीज्म, एकेश्वरवाद की पुस्तक। इस किताब में इस तरह के सारे सिलेबस को डिफाइन किया गया है। मैं चाहता हूं कि भारत समेत सभी देशों में सबसे पहले इस पुस्तक को बैन किया जाना चाहिए, ताकि इसकी मदद से जितनी अव्यवस्थाएं और हिंसा और आतंकवाद फैल रहा है उस पर रोक लगाई जा सके। यह पुस्तक ही दावा और समर्थन करती है कि वह सभी लोग जो अहले सलफ को यानी सलफिज्म को यानी वहाबिज्म को नहीं मानते, वाजिबुल कत्ल यानी डेस्टिन्ड टू किल यानी हत्या योग्य माना गया है उनको। इसलिए ये एक बहुत नाजुक विषय है, और मैं चाहता हूं कि इसको सिर्फ रीजनल और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, बहुत अच्छा मुद्दा आज आपने उठाया है कि ये सिर्फ जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा वैचारिक मुद्दा भी है, और खुद पाकिस्तान को भी इस पर काम करना होगा। अगर पाकिस्तान भी अपने वजूद को बचाना चाहता है, अफगानिस्तान अपने वजूद को बचाना चाहता है, और अगर सब लोग शांति के साथ में, तरक्की के साथ में मिलजुल कर रहना चाहते हैं, तो इस विचारधारा को न सिर्फ हटाना होगा बल्कि इसके प्रति अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना होगा। अगला साहब, एक और भी मेरा सवाल है, वो ये है कि अभी जिस तरीके से पाकिस्तान में ही देखें कि जो मोहम्मद साहब के नवासे थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिन्हें कहा जाता है, जो हर एक इंसान उन्हें मानता है कि वो जो मोहम्मद साहब की कॉल थी कि वो जन्नत के सरदारों में से हैं, जो वो सरदार हैं, और उन्हीं को जिसने कत्ल किया, जो जिसने पूरा प्लानिंग किया था, वो यजीद था, और वही यजीद के जो जिंदाबाद के नारे पाकिस्तान में लगते हैं, तो क्या मानेंगे आप, वो कौन से उस रास्ते पे, यानी वो उसी रास्ते पे चल रहे हैं जो यजीद का रास्ता था जब भी वो उनके समर्थक में? देखिए, जो आपने सवाल पूछा है वो ये कि अगर आप सलफिज्म के कोर में जाएंगे तो वो आपको पता चलेगा कि वो आपको इससे बहुत सारे वहाबी सल्फी स्कॉलर भी मिल जाएंगे जो हजरत इमाम हुसैन की शहादत को पॉलिटिकल रिफ्ट का नाम देकर उनकी हत्या जो की गई थी उसको कहते हैं कि वो एक दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, परंतु वह राजनीतिक विचारधारा थी। तो ये इसको मैं कहूंगा कि यजीदिज्म, जिसको हम एक जो मुस्लिम समाज है उसमें एक शब्द चलता है यजीदिज्म, उसका मतलब होता है वह लोग जो यजीद को ठीक मानते हैं और इमाम हुसैन को माज़अल्लाह गलत मानते हैं। तो ये स्थापित करने की कोशिश है कि अब जो हुसैन के साथ खड़ा है वह इस्लाम के विरुद्ध है। देखिए, सलफिज्म ने शियाओं के प्रति जो नफरत खड़ी की, उसके पीछे जो उन्होंने सबसे बड़ी जिस चीज का सहारा लिया वो हज़रत इमाम हुसैन के साथ उनका प्रेम रहा है। तो उसमें वो ये दलील देते रहे हैं कि यजीद के साथ उनका जो झगड़ा था वो पॉलिटिकल था, इसलिए इमाम हुसैन के प्रति इतने सम्मान और इतने अपनेपन से पेश नहीं आया जा सकता। तो जो लोग उनके साथ खड़े हैं यानी हजरत इमाम हुसैन के साथ खड़े हैं वो यजीद के विरुद्ध है, जबकि यजीद इस्लामिक उम्मा को बचाना चाह रहा था, और अगर वो इमाम हुसैन उनके साथ बैत कर लेते या उनके साथ आ जाते तो इस्लामिक सोसाइटी को बचाया जा सकता था। ये एक कुतर्क है जिसके आधार पर इस्लामी समाज में बिगाड़ का समर्थन किया जाता है, और इसी आधार पर अब चूंकि इमाम हुसैन के साथ नफरत को अगर खड़ा कर दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि जो उनके प्रति अनुराग
प्रेम रखते हैं, उसमें सबसे बड़े जो 2 वर्ग हैं और जो पूरी दुनिया का बहुमत है, अहले सुन्नत वल जमात और सूफी यानी सूफी और दूसरे शिया। स्वाभाविक रूप से इस तरह से सलफी आइडियोलॉजी के लड़कों को इन 2 समुदायों के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाता है और उन्हें यजीदिज्म के लिए तैयार कर लिया जाता है। बिल्कुल, तो यानी एक तरीके से आप एक खुद भी एक शायद सुन्नी है आप भी, तो क्या क्या आपके नजर में भी क्या कभी शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट आप अपने आप में मानते हैं, यानी आप साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि शिया सुन्नी कुछ नहीं है, ये सिर्फ साल्फिज्म ही है या वहाबिज्म ही है? देखिए, जो मसलकी डिफरेंसेस होते हैं वो हिंसक नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर एक शिया का नमाज पढ़ने का कोई तरीका दूसरा है, बोहरा का कोई दूसरा है, देवबंदी, अहले हदीस, सल्फी और बरेलवी और अहले सुन्नत वल जमात और सूफी का अलग अलग है। ये मसलकी डिफरेंसेस हैं, यानी किस बात को लेकर आपकी व्याख्या क्या है, विचार क्या है। एक जैसे मिसाल के तौर पे जैसे जो सुन्नी हैं, उन सुन्नी 4 इमामों को मानते हैं, लेकिन उन 4 इमामों के अलावा शिया 5वें यानी जाफरी शरिया को मानते हैं। तो ये मसलकी डिफरेंसेस हैं कि जैसे माँ के अधिकार क्या हैं, पत्नी तलाक कैसे होती है, शादियां कैसे करते हैं, नमाज कैसे पढ़ते हैं, हज के दौरान कौन कौन से रिचुअल आप निभाएंगे। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई एक वर्ग दूसरे वर्ग की हत्या के लिए दूसरे को तैयार कर ले। जो सलफिज्म की जो सबसे बड़ी मैं कहूंगा कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि सलफिज्म ने जो सफलता हासिल की है वो ये कि वह मसलकी डिफरेंसेस को यानी ओपिनियन के डिफरेंस को वो हिंसा तक लेकर चला गया और यहीं से इस्लामी समाज का नुकसान होना शुरू हुआ। इसलिए मैं नहीं, अगर आप देखेंगे, मैं 2 बार ईरान की मैंने यात्रा की है, मुझे एक बार एक भी व्यक्ति के साथ ये महसूस नहीं हुआ कि उसने मुझे ये महसूस कराया हो कि मैं सुन्नी हूं और हमारे आपके साथ ये सांस्कृतिक विरोध है। ये सांस्कृतिक कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, शादियां करने के तरीके, बच्चे पालने के तरीके, विवाह के, तलाक के, हज करने के, नमाज पढ़ने के, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वो नफरत इतनी गहरी हो जाए। सलफिज्म ने ये सफलता जरूर प्राप्त की है और जैसा मैं कहना चाहता हूं बार बार, यह सऊदी अरब की तरफ से इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया और बाद में इसके जो बड़ी प्रयोगशालाएं हैं वो साउथ एशिया में, भारत का दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान बन गए। तो यानी मैं इसको शॉर्ट में अगर ये कहूं कि आईएसआईएस या पाकिस्तान जो तालिबान है, जो तालिबान के अंदर है, या जितने भी यानी जो संगठन है, अलकायदा है, ये सारे के सारे वही हैं जो सलफिज्म ही मानेंगे आपको, जो क्योंकि किसी को भी वो नहीं मानते हैं, वो सिर्फ अपना ही सोचते हैं और दूसरे को किसी को भी आसानी से कत्ल कर देते हैं। बेशक, हम तो देखिए, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जिन नौजवानों को, जैसा मैंने आपसे कहा कि उनको क्या पढ़ाया जाता है जिसके आधार पर वो खुद मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर वो लिटरेचर किसी के हाथ आ जाए, अगर वो कोई पता करना चाहे तो उसे मालूम चल जाएगा कि कोर आइडियोलॉजी सलफिज्म की है या वहाबिज्म की है। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए ये जरूरी है कि इसके ऊपर अधिक से अधिक समझ का विस्तार हो और जो दुनिया में जहां पर भी सत्ताएं हैं, स्टेट्स हैं, जहां एस्टेब्लिशमेंट है, वो इसके ऊपर कम से कम एक कड़ा रुख अख्तियार करें। पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए अगर वो अपना वजूद बचाना चाहता है। पूरे साउथ एशिया में अफगानिस्तान को जरूरत है और साथ ही उन लोगों को भी जरूरत है जो उन लोगों की पहचान भी जरूरी है जो इस तरह की विचारधारा की पैरवी करते हैं। अखलाक साहब, इसमें ये नहीं हो सकता क्या, या ऐसी चीज नहीं हो सकती कि ईरान को इस वक्त में पूरा जो भी मुस्लिम देश है वो सब देख रहे हैं कि सिर्फ एक ईरान है जो एक तरीके से इजराइल के खिलाफ खड़ा होता हुआ दिख रहा है, हमास का पूरी तरीके से समर्थन कर रहा है, और जबकि जो जितने भी ये ISIS वाले संगठन हो या चाहे जिस तरीके से ये जो संगठन है जिसने आज ये हमला किया है, तो ये सारे के सारे सब इस बिना पे भी जल के या कि ईरान इस तरीके से आगे ना बढ़े, उसका कंसंट्रेट वहां से हटाए, उस बिना पे भी ये वहां पे हमले इस तरीके से कर रहे हैं जैसे लास्ट मंथ क्यों नहीं हो सकता है? तो बहुत स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है। मैं कई सुन्नियों से मैंने बातचीत की है और उन सबका ये कहना था कि पैलेस्टाइन कॉज को लेकर जो ईरान ने स्टैंड लिया है वैसा किसी इस्लामी देश ने नहीं लिया। उसके बाद में अगर कोई सबसे ज्यादा स्टैंड किसी ने लिया तो साउथ अफ्रीका ने लिया और दोनों सुन्नी देश नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इस्लामी दुनिया में नहीं, इस्लामी समाज में ईरान की स्वीकार्यता बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब ये जो रिसेंट डेवलपमेंट है इससे पैलेस्टाइन कॉज जो है वो हो सकता है कि वो शिफ्ट भी हो रहा हो और इसकी और ईरान ने हमेशा
इस्लामिक एकता की और क्षेत्रीय संतुलन की और शांति की बात कही है और भारत के साथ भी उसके प्रगाढ़ संबंध रहे हैं। तो ऐसी आशा है कि ईरान को काउंटर करने के लिए ही लगातार उस पर टेररिज्म या तो थोपा जा रहा है या उस पर टेररिज्म के आरोप लगते हैं। और इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल हम ये भी देख सकते हैं कि पैलेस्तीन भी जो है वो शिया बहुमूल्य देश नहीं है, वहां तो मुश्किल से 10 घर भी शियाओं के नहीं मिलेंगे। जो वहां पे जब भी देखे ईरान उसके साथ खड़ा है। और वही हम बात करें यमन की, वो खुद एक तरीके से शिया देश पूरी तरीके से नहीं है। सीरिया में भी सारे शिया नहीं है वहां पे देखिए, लेकिन लोग खड़े हुए हैं। लेबनान की बात करें, वहां पूरे हिजबुल्लाह के तो खुद कई सांसद है, लेकिन वो फिर भी एक तरीके से समर्थन कर रहे हैं। तो यानी साफ तौर पर देखा जाए तो ईरान एक हर जगह से यूनिटी की बात कर रहा है, और सिर्फ उस पर अगर वो अटैक होता है या जिसके भी खिलाफ, कोई मजलूम के खिलाफ कोई कदम उठाता है, तो वो उसके साथ खड़ा मिलता है। ये कहना चाहेंगे? जी, जी, बिल्कुल। और इतना ही नहीं, सिर्फ इस्लामी दुनिया ही नहीं, अगर आप ये देखेंगे कि पूरी दुनिया में जहां पर भी मानवता पे संकट आया है, वहां पर ईरान ने हमेशा बहुत ही सौहार्द तरीके से पेश आया है। मुझे याद है कि जब सुनामी का जो पूरी दुनिया में संकट आया था, जिसमें पूरी दुनिया में 3 लाख के आसपास लोग मारे गए थे, तो ईरान ने इंडोनेशिया की बहुत मदद की थी, भारत की मदद की, श्रीलंका की मदद उसने की। तो ये जिसको हम कहते हैं ह्यूमन क्राइसिस, मानव संकट जब भी कहीं पर भी हमें नजर आता है, वहां पर ईरान भारत के तरह से, भारत के जैसे, भारत की नेचर के साथ मिलकर हमेशा आगे रहा है। अगर आप ये देखें कि भारत के साथ उसके कितने गहरे कल्चरल संबंध हैं, तो हमें इस बात का अंदाजा होगा कि ईरान की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इतनी मजबूत रही है कि वह पूरी दुनिया में उसकी एक बड़ी स्वीकार्यता है और ईरान को अपनी इस सॉफ्ट इमेज की परवाह है। वो अपने जिस तरह से ईरान ने अपने कला को, संगीत को, पेंटिंग्स को, सिनेमा को और रिसर्च को, डेवलपमेंट को और विज्ञान में उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जहां पे लगभग पूरी दुनिया के 200 देशों के विद्यार्थी कुम नाम के शहर में जो पढ़ते हैं, इससे हमें ऐसा महसूस होता है कि ईरान जो है वो बहुत कोहेसिव है, सहयोगात्मक है और सबको साथ लेकर चलने की नीयत रखता है। परंतु इस्लामिक वर्ल्ड में जाहिर सी बात है कि उसके बहुत सारे ऐसे बोल्ड डिसीजन है जिसकी वजह से अमेरिकी विरोध में या अमेरिकी दबाव में आकर बहुत सारे सुन्नी देश ईरान के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। तो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट को जो खड़ा करने की कोशिश हमेशा से रही है, वो ईरान को एलिनेट करने की कोशिश है ताकि उसकी इस्लामी दुनिया में स्वीकार्यता को घटाया जा सके। वही अभी आपने भारत की बात की तो मुझे याद आ रहा है कि एक टाइगर 3 मूवी बनी जिसमें दिखाया गया कि इंडियन ने किस तरीके से हमारे भारतीय नर्सों को छुड़ाया। और उसमें भी जब ये मैंने भी कुछ रिसर्च किया, जब पता चला तो वहां पे भी आईआरजीसी कमांडर यानी इनफैक्ट जो कासिम सुलेमानी जो खुद थे, वो उनका भी बहुत बड़ा रोल था कि जिन्होंने हमारे भारत की जो नर्सें हैं उन्हें भी बाहर निकालने में। क्या मानते कितना इसके अंदर पूरी सच्चाई है? इतना सिर्फ ईरान में नहीं, अगर आप देखेंगे तो अभी सीरिया में जब आईएसआई दाइश की जो पेशकदमी हो रही थी और बहुत तेजी के साथ इराक और सीरिया में फैल रहा था, तो वहां से बहुत भारतीयों को निकालने में ईरान ने और वहां के आईआरजीसी ने भारत की मदद की है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारत के साथ ईरान का जो सहयोग है वो बहुत पुराना और लंबा रहा है। हमारी जो ऑयल सिक्योरिटी है उसमें ईरान का बहुत बड़ा योगदान है और वो हमें भारतीय मुद्रा में सस्ते दरों पर और कैश पेमेंट पर हमें तेल देता रहा है, जो हमारी आर्थिक और ईंधन की जरूरतों को पूरा करता है। तो मैं कहूंगा कि इस पूरे एरिया में जिसको हम इस्लामिक वर्ल्ड कहते हैं, उसमें अगर कोई एकता, बंधुत्व और समानता की बात उठी है कहीं से तो ईरान से उठी है। और अगर ये हमने अगर इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया या ईरान की बात पर इस पूरे इस्लामिक वर्ल्ड ने ध्यान नहीं दिया, तो मुझे इस बात का डर है कि इस्लामिक बंधुत्व जो है वो बहुत ज्यादा दिनों तक इस क्षेत्र में रह नहीं पाएगा। हाल ही में जो पाकिस्तान का जो ईरान के प्रति जो रवैया है, उसमें भारत का अगर विदेश मंत्रालय का आप स्टेटमेंट पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि भारत ने भी कहा है कि आपकी कोई आप जो आपका का जो तरीका है वो जरूर पाकिस्तान के जो आतंकवाद है उससे आप परेशान हो गए होंगे। तो ये दिखाता है कि ईरान जो है इस पूरे एरिया में भारत का सबसे निकट संबंध मित्र है और ये सहयोग बहुत पुराना है। बहुत बहुत शुक्रिया अखलाक साहब, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन दर्शकों ने जिस वजह से देखी वीडियो, जो हमारा टाइटल है कि आखिर शिया और सुन्नी
किस तरीके से बने, तो उसको मैं जरा आपका बिलीव करके बता दूं कि आज से 1400 साल पहले जब मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहा जाता है, जब वो पैगंबर थे, तो वो आखिरी वक्त में जब हज करके वापस आ रहे थे, तो एक गदीर का दिन पड़ता है, जिसे 18 तारीख वो एक महीना होता है, उसमें वो जो गदीर एक जगह पड़ी, 18 जिलहिज्जा थी, यानी वो इस्लामिक कैलेंडर का आखिरी महीना था, जिसमें गदीर के दिन में मोहम्मद साहब ने हर एक जो सहाबी थे उन सबको एक एक के साथ जोड़ा कि उमर तुम अबू बकर के साथ, इस तरीके से हर किसी के एक जोड़ी बनाए रखी कि आप लोगों को एक साथ रहना है, एक तरीके से दीन फैलाना है। वहीं फिर उसके बाद जब मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो दामाद जो और एक चाचाजाद भाई थे हजरत अली जिन्हें कहा जाता है अलैहिस्सलाम, उनको उनके लिए कहा कि मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, यानी कि जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। तो और यानी मेरे बाद जो अब आप लोगों के लिए जो एक साथ रहेगा, जो दीन के लिए फैलाएंगे, वो अली आपके लिए सामने खड़े रहेंगे, वो आपके पहले इमाम होंगे। तो ये जितने भी शिया लोग हैं वो उसी बात को फॉलो करते हैं और उस तरीके से हजरत अली को अपना पहला इमाम मानते हैं। और आज तक जो उनकी आखिरी औलादें इमाम मेहंदी जिन्हें कहा जाता है, वो इस वक्त उनकी नज़र में है कि वो इस वक्त पर्दा गैब में, जो हिंदू हमारे धर्म में जिन्हें कहा जाता है, लाइक उनमें भी एक कहा जाता है कल की अवतार। तो एक वैसी शियाइज्म में जो माना गया है वो ये है कि वो इमाम मेहंदी जो है वो अभी पर्दा गैब में है, वो 12वें इमाम कहे जाते हैं शियाओं में। तो ये एक शियाइज्म थी। वहीं यहीं पे ही नहीं रुका, तो जिस लोगों ने ये चीज मानते गए कि हाँ हजरत अली जो है वो पहले इमाम होंगे, तो वो शिया होते चले गए और वो शियाही की लिस्ट में आ जाते हैं। वहीं कुछ कुछ लोग होते हैं जो इसके बाद में भी जो इमाम हुसैन यानी हजरत अली के जो बेटे थे इमाम हसन और इमाम हुसैन को करबला के मैदान में जो 72 लोग थे सिर्फ इमाम हुसैन के साथ, और उनके सामने एक यजीद की फौज थी, जो उस फौज ने इमाम हुसैन को उनके 3 दिन तक के जो बच्चे थे उन सब को भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था, जिसकी बिना पर जो लोग जो इमाम हुसैन को चाहने वाले थे, वो हर कौम का इंसान हो, वो अपने आप को कहता है कि मैं इमाम हुसैन का चाहने वाला हूँ, शिया ही हूँ क्योंकि मैं इमाम हुसैन का गम मनाता हूँ। इसमें हम देखेंगे हर एक इंसान जो इंसानियत को चाहने वाला होगा वो मनाएगा। वहीं जो एक तरफ जो यजीद की फौज थी, वो यजीद जो जिसने इमाम हुसैन जो मोहम्मद साहब के नवासे थे उनको कत्ल कर दिया था, उनके 72 साथियों के साथ, एक 6 महीने का जिसमें अली असगर उनका बच्चा था उनको शहीद कर दिया गया था। और साथ तौर पे जो उनके साथ बच्चियां थी, बेटियां थी और बीवी थी जो उनकी, उन सबको तकरीबन करबला से लेके शाम यानी कहा जाए इराक से लेके सीरिया तक, दमिश्क तक में पैदल ले जाया गया। और ये सोचिए उस वक्त इतनी धूप हुआ करती थी कि जो उनको जब एक तरीके से पहनाई जाती थी लोहे की जो एक तरीके से जंजीरें, हाथों में तोक, तो वो जब लोहे से उस पर पड़ता था तो वो भी एक तरीके से पिघल जाती थी। और जब उनको रिहाई की गई उन कैदियों की, तो जब उनको निकाला गया तो कहा गया उस हिस्ट्री में ये बताया गया कि वो खून तक उस तक में जम जाता था। तो ये सारी चीजें थी। तो जो लोग शिया हैं उनका बहुत बिलीव है कि वो इमाम हुसैन की शहादत को मनाते हैं, वो मुहर्रम महीना जो इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना उसमें वो गम का महीना मान के चलते हैं और उनकी शहादत को याद करते रहते हैं। और आप देखेंगे जो लोग उनके नहीं मानते, लाइक, और इसमें यही नहीं सुन्नी लोग, सिर्फ जो सुन्नी लोग में भी लाइक जैसे अखलाक साहब हैं और सूफीज़्म वाले हैं, और इनफैक्ट इनको बरेलवी भी हर ज्यादातर आप देखेंगे हर ताजिए निकाले जाते हैं, हमारे सुन्नी ब्रदर भी लेके आते हैं। लेकिन जो लोग इस्लाम के रूप में होने के बावजूद उसको ताजिए को, इमाम हुसैन के गम को जो कोई बिद्दत बना बताता है या कहता है कि ये गलत चीज है, तो वो लोग उनके जुलूसों पे, उनके परचम पे, उनके ताजिए पर, उनकी मस्जिदों पे हमला करते हैं। जो कि आप सीधा सीधा एग्जाम्पल देख सकते हैं पाकिस्तान के अंदर में भी आप देखेंगे कि कभी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कभी आपने खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान की शिया की मस्जिद में हमला हो गया, उनके मुहर्रम के जुलूसों में हमला हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें नजर आती हैं और यही एक शिया और सुन्नी के बीच में जो कहा जाता है, अब ये जैसे अखलाक साहब ने बताया कि एक तरीके से शिया नहीं सिर्फ वहाबिया सल्फिज्म जो है, जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को ही मानने का दावा करते हैं और दूसरे इंसान को वो नहीं सोचते हैं और उसी तरीके से वो किसी की भी हत्या कर देते हैं। तो अब इसमें आपको यही सिर्फ समझना है और यही इसमें आपको सोचना है कि जो इंसान इंसानियत के रास्ते पे चलता है, अब वो चाहे आप ये देखें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, वो खुद भी इमाम हुसैन जो थे उनके मुहर्रम के गम में भी वो पहुंचे और वहीं इनफैक्ट
कई हिंदू धर्म के लोग भी होते हैं, वो मुहर्रम में भी जाके जो इमाम हुसैन का गम होता है उसको भी मनाते हैं। कोई दूध से उनको श्रद्धा देता है, कुछ कोई खाना बांटता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो शिया सुन्नी में ये दावा किया जाता है कि सारी की सारी चीजें, लेकिन जो कह कि एक ईरान जो बहुमूल्य जो देश है, सिर्फ शिया का देश है, वो इस तरीके से कभी अपने आप से ये नहीं बोलता कि हम किसी सुन्नी को मार रहे हैं, किसी इस चीज को मार रहे हैं। और इनफैक्ट हम ये देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान की तरफ से, तालिबान की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि हमने शिया को मारा, और इनफैक्ट वो शिया को काफिर तक कहते हैं। तो ये सारी की सारी हमारी पेशकश थी, और मैं इसमें अखलाक साहब का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें भी अपना वक्त दिया। अखलाक साहब बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया कि किस तरीके से लोग समझ सके उसको कि क्या ये कन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या आपने बिल्कुल बेहतरीन से बताया कि क्या वो बॉर्डर थी। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है, और इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें, और जितना आप शेयर करेंगे आपको समझ में आएगा कि क्या इंसानियत का रास्ता है और क्या एक यजीद का रास्ता है। मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपके साथ था अली अब्बास नकवी, एनडीटीवी के लिए।